बच्चों, अब अपन देखते हैं ह्यूमन सिस्टम, जो सीधा सीधा बोले अपने मानव शरीर में जो विभिन्न अंग हैं जिनसे तंत्र बनते हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो तंत्र बनते हैं वो चीज़ स्टार्ट कहाँ से होती है, जो अपने शरीर की सबसे छोटी अपन या क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई, सीधा सीधा बोले हमारे या किसी भी सजीव की, किसी भी सजीव क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई या छोटा पार्ट जो किसी भी सजीव का, तो वो चीज क्या कहलाती है, कोशिका। दो वर्ड आए हैं इसमें, क्रियात्मक और संरचनात्मक। क्रियात्मक अगर इनको अपन अलग अलग करके देखें, क्रिया करने वाली क्रिया का मतलब सीधा सीधा है किससे, कार्य से। और दूसरा है संरचनात्मक, यानी किसी भी सजीव की क्या बनाना, संरचना। वो अलग बात है, कोई जीव एक कोशिकीय होता है या बहुकोशिकीय, लेकिन होता सब में यही से स्टार्ट है, कोशिका से। ठीक है, कोशिका के नॉर्मल 2 से 3 पॉइंट है। कई बार आपके कंपटीशन एग्जामों में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सबसे पहले खोज कोशिका की किसने की, तो सबसे पहले इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। लेकिन 2 वर्ड ध्यान रखने, कोशिका की खोज तो इन्होंने की सबसे पहले, लेकिन वो कोशिका कौन सी थी, मृत कोशिका। और ये खोजी कहाँ थी, जो पेड़ की छाल को अपन ये नाम भी दे देते हैं, कोर्क। और अपन को पता है कोशिका भित्ति बाह्य परत रहती है, जो नॉर्मल पेड़ों की छाल आगे बनती रहती है, जो कैसी होती है, मृत कोशिका को खोजा था किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। और कब खोजा था, 1665 में। ये प्रश्न आ जाता है या कई बार, लेकिन अगर ये नाम न दे और ये पूछ ले सबसे पहले जीवित कोशिका किन्होंने खोजी, तो वहां पर ये नाम नहीं आएगा। वहां पर जीवित कोशिका का आता है, कौन आता है, ल्यूवेनहोक। और इन्होंने ये कब किया था, इसके 9 साल बाद, यानी 1674 ईस्वी में। तो दोनों पॉइंट कोशिका की सर्वप्रथम आए तो ये, मृत आए ना आए तो भी यही करना। अगर मृत या जीवित आ जाता है तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, मृत आए तो यही है, लेकिन जीवित आते नाम क्या आ जाएगा, ल्यूवेनहोक। ठीक है, और ये तो इन्होंने देखा। एक आता है कोशिका का जो कंट्रोल रहता है, वो किसका रहता है, किसी भी कोशिका का केंद्रक। और केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। ये ध्यान रखने 2 से 3 फैक्ट जो सीधे सीधे कंपटीशन एग्जामों में पूछे, केंद्रक का पूछे ब्राउन, हुक और ल्यूवेनहोक। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन पढ़ने वाले हैं सिस्टम, तंत्र। और तंत्र बनते किससे हैं, कोशिका से। कैसे, किसी भी कोशिका में खूब सारे क्या होते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब आपने सुने होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःपर्दवीय जालिका, वो सब क्या होते हैं, कोशिकांग। और वो सब कोशिकांग किसके अंदर निहित रहते हैं, कोशिका की। सीधा सीधा बोले अनेक कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, कोशिका। और कोशिकाएं खूब सारे मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक। अनेक कोशिकाएं क्या मिलाएगी, उत्तक। और उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, अंग। और अंग मिलकर आगे क्या बनाते हैं, तंत्र। एग्जाम्पल से समझते हैं, कोशिका खूब है। जैसे अपन बात देख रहे हैं, आज अपन नॉर्मल थोड़ा सा एक डिस्कस करेंगे रक्त परिसंचरण। एक बार नॉर्मल समझाने के हिसाब से बता रहे हैं। अब इस तंत्र, अपन ने ये वाला पॉइंट लिखा है तंत्र। तंत्र अकेला नहीं होता, उसमें खूब सारे क्या होते हैं, अंग। और अंग में क्या होते हैं, उत्तक। उत्तक में क्या होती है, कोशिका। और कोशिका में कोशिका। अंग कौन कौन से होते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें कौन कौन से आप पढ़ते हैं, एक तो आता है हृदय, ये अपन अभी अलग से थोड़ा सा देखेंगे, हृदय। दूसरा रक्त वाहिनियां। और तीसरा जो मेन अपन डिस्कस करेंगे वो क्या है, रक्त। ये सब अलग अलग पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और
तंत्र से आगे फिर क्या बन जाता है, किसी भी जंतु का शरीर। जैसे अपन देखें मनुष्य में खूब तंत्र हैं। जैसे अपन बोले मस्तिष्क में वो केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, अपना शरीर। तो आज अपन इसमें से अपन एक पॉइंट देखेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र, और उसमें भी अपन किसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, रक्त के बारे में। तो अब अपन शुरू करते हैं ह्यूमन सिस्टम में रक्त या रुधिर परिसंचरण तंत्र, ठीक है, जिसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। अपन इसमें देखते हैं कि इसके 3 भाग बांटते हैं प्रमुख, मेन जो अपन पढ़ते हैं इस सिस्टम में पूर्व में। पहला तो आता है हृदय, जिसे अपन हार्ट कहते हैं, HEART, हार्ट। और इधर आता है फिर वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, ठीक है। और जो लास्ट रहता है पॉइंट, वो क्या रहता है, रक्त यानी ब्लड, ठीक है। अपन थोड़ा थोड़ा सबका डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम के रिलेटेड या इम्पोर्टेंट रहे, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पहला पोर्शन देखते हैं हृदय। अब हृदय की नॉर्मल स्ट्रक्चर सभी ने बनाए, नॉर्मल देखते भी हैं, अपन रफली एक डायग्राम से समझते हैं कि किस प्रकार क्या। सीधा सीधा एक तो पर्सन आता है, क्योंकि जैसे किसी भी अपन बोल देते हैं कोर्डेट्स प्राणी रहते हैं, कशेरुकी प्राणी, उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे सीधा सीधा अपन नाम दें, एक तो एवीज, रेप्टिलिया, मैमेलिया, पीसीज, इन वर्गों में, तो उनमें सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, भाग अलग अलग होते हैं। जैसे अपन अभी देख रहे हैं ह्यूमन, मानव से रिलेटेड, तो मानव का हृदय रहता है, वो अपन बोल सकते हैं 4 कोष्ठीय, यानी कितने भाग रहते हैं इसमें, 4, लेकिन मेन 2 ही भाग रहते हैं। ऊपर वाले दोनों तो क्या, जिनको क्या बोल देते हैं अपन, आलिंद, दाया बाया, और नीचे वाले दोनों भाग होते हैं वो क्या होते हैं, नीले, आलिंद और नीले। और दोनों के 2 भाग कौन से, दायालिंद, दाया बाया नीले, दायालिंद, बायालिंद, दाया नीले, बाया नीले। तो ऐसे टोटल कितने कोष्ठीय हो गया, 1% तो ये आता है कि मनुष्य का हृदय कोष्ठीय है, या कितने भाग होते हैं, तो कितने भाग है, 4, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि इस आलिंद में हमेशा क्या होता है कि शुद्ध रक्त, या अपन बोल सकते, देखो एक चीज बताते हैं, शुद्ध और अशुद्ध रक्त। शुद्ध अशुद्ध रक्त का मतलब अपन इनसे समझेंगे कि रक्त में अगर CO2 वगैरह मिक्स है तो वो तो अपन उसको कौन सा रक्त बोल सकते हैं, अशुद्ध। और अगर ब्लड में सीधा सीधा बोले क्या मिक्स है, O2, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं। ये भाग समझने का है कि मनुष्य में जो ये वाला पोर्शन, ये जो लाइन है, अपन ये वाला बात देखते हैं, इसके इस तरफ यानी यूं, इस वाला, और इसको मैं यूं बोल सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ये वाला भाग है दायां, तो इस वाले भाग को मैं कौन सा भाग बोलता हूँ, दायां, इस हिसाब से। और ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको बोल देता हूँ बायां, इधर। तो एक चीज फैक्ट ध्यान रखना कि मनुष्य के ये जो डिवाइड, ये वाली लाइन है, इसके इधर तो हमेशा कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध, और दूसरी तरफ कौन सा रक्त बहता है, किस भाग में, शुद्ध। शुद्ध का मतलब O2 युक्त, अशुद्ध का मतलब CO2 युक्त, यानी सीधा सीधा कहें तो आधे भाग में तो अशुद्ध और आधे भाग में शुद्ध। तो इस तरफ प्योरिटी है और इस तरफ अशुद्ध भाग रहता है, तो ये चीज। और हमेशा ये ध्यान रखना कि ये सब दोनों एक ही जगह रहते हैं, इस दीवार हृदय में, तो इसीलिए, और हमारा जो हृदय में रक्त एक बार यूं गुजरने के 2 बार चक्कर लगाता है, इसलिए कौन सा परिसंचरण पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण। किसमें, मनुष्य। दोहरे का मतलब एक चक्र कंप्लीट करने में हृदय से कितनी बार गुजरेगा रक्त, 2 बार, इसलिए कौन सा परिसंचरण, दोहरा, ठीक है। ये नॉर्मल जानकारी किसकी है, हृदय की। और इसका एक चीज और देखते हैं, मनुष्य में जो हृदय का वजन, जिसे वेट, भार बोल दें अपन, वो भार कितना होता है,
सीधा सीधा कई गाइडों में आपको मिलेगा 300 ग्राम, कईयों में मिलेगा 350 ग्राम, दोनों मिलते हैं। मनुष्य में वजन 300 ग्राम और शायद जो ऑथेंटिक रहता है वो ये मानते हैं। इतना आपने देखा, मनुष्य का भार सीधा सीधा बोले 300 ग्राम जो एकदम लगभग ऑथेंटिक मिलता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानकारी कि मनुष्य में जैसे अपन मान सकते हैं पुरुष भी आती है और महिला दोनों हैं, और दोनों में थोड़ा सा अंतर रहता है। जो पुरुष का भार रहता है हृदय का वो तो यही रहता है, लेकिन महिलाओं में इस हृदय का वेट थोड़ा सा कम, यानी कितने ग्राम का रहता है 280 ग्राम, 300 ग्राम और 280 ग्राम। और लेकिन अगर एवरेज आए, औसत आए, तो वो हमेशा यही लिखा जाएगा कितने ग्राम 300 ग्राम का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और सीधा से 1% आपको नॉर्मल पता भी रहता है कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है मनुष्य में। तो मनुष्य में जो हृदय 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार प्रति मिनट, लेकिन वो ये कंडीशन के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। जैसे नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो आप देखना उसकी जो हृदय की धड़कन है वो तेज रहती है। उस दौरान नवजात शिशु में लगभग कितना होता है 140। तो सामान्य मनुष्य नॉर्मल अवस्था में 72 बार प्रति मिनट, और एक नवजात शिशु रहता है वो 140 मिनट प्रति, जैसे वो उसकी धड़कन ये रहती है तो हृदय की धड़कन। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी 140 से अब अपने अंदर कितनी आ रह गई 72 बार। ठीक है, और एक हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन मापने का यंत्र, मापने का, हृदय की धड़कन मापने, और हृदय की धड़कन जैसे अपन ने बोला 72 बार 140 बार, ये सब हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र वो क्या होता है स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर एक यो लगाए रहते हैं, जब भी कई बार होता है कि वो कान में लगा के यहाँ यहाँ बोलते हैं श्वास लो, तो वो चीज़ क्या होता है स्टेथोस्कोप। और एक आता है ऐसे ही कि कई बार जाते हैं तो सबसे पहले वो यूं पट्टा सा बांधते हैं और फिर वो पंप हो करते हैं, तो जो पारा ऊपर नीचे उसमें रहता है वो क्या होता है रक्त दाब मापने का यंत्र। और वो यंत्र क्या कहलाता है स्फाइगमो मैनोमीटर, मैनोमीटर। कौन सा स्फाइगमो मैनोमीटर। तो दो हैं जो इस भाग से रिलेटेड है, एक तो धड़कन मापेगा वो तो स्टेथोस्कोप, और रक्त दाब वो क्या होता है जिसे अपन बोलते हैं ब्लड प्रेशर, बीपी भी बोल देते हैं। तो बीपी मापने वाला यंत्र कौन सा होता है स्फाइगमो मैनोमीटर। और सीधा सीधा अपन देखें मनुष्य की बीपी ब्लड प्रेशर वो कितनी होती है, आपने ये देखे भी होंगे 120 mmHg, और एक होता है 80 mmHg। ये प्रश्न आता है बहुत बार कि मनुष्य की बीपी, इसको तो बोलते हैं उच्च रक्तदाब, या शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं हाई बीपी, उच्च रक्तदाब। और दूसरा आता है लो बीपी। लो बीपी का मतलब निम्न रक्तदाब, यानी लो बीपी। कई बार सुना होगा उसके ब्लड प्रेशर ये बीपी हाई हो गई या लो हो गया। हाई का मतलब ये एवरेज है, स्वस्थ मनुष्य का इसके आसपास 120 से कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी। ऐसा नहीं है कि 150 पार चला गया तो वो इसके अकॉर्डिंग आएगा, उसको हाई बीपी की प्रॉब्लम। और अगर 80 से नीचे आ रहा है तो वो कौन सी होगी लो बीपी। तो आपने इस बीपी से रिलेटेड ही अपन ने एक हृदय से संबंधित एक नाम आपने खूब बार सुना है, जिसे अपन हिंदी में तो बोलते हैं हृदयाघात, लेकिन ये नाम आपने सुनकर हार्ट अटैक, कौन सा हार्ट, ये नाम आपने खूब बार सुना होगा, हार्ट अटैक आ गया। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। कोई हार्ट अटैक जैसे खूब कारण रहते हैं अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। जैसे कई बार तो होता है किसी का बीपी हाई हो गया, हाई बीपी होने के कारण ये इसमें अटैक आता है, उससे अलग अलग प्रॉब्लम भी होती है। तो एक तो उच्च रक्त
दाब, जिसे अपन क्या बोल देते हैं, हार्ट अटैक का एक कारण ज़्यादातर व्यक्तियों में यही रहता है। और आजकल बीपी की समस्या नॉर्मल हो गई है, तो आप ज़्यादातर ये हार्ट अटैक वाला सुनते भी हैं। दूसरा कारण रहता है एक मोटापा। अगर व्यक्ति में मोटापा बढ़ता है तो मोटापा बढ़ेगा तो सीधा सीधा अपन पढ़ेंगे वाहिनियाँ, तो उसमें सिरा धमनी दो चीज़ों पे दबाव अधिक पड़ेगा, और दबाव अधिक पड़ेगा तो उसका भी एक कारण हार्ट अटैक हो सकता है। तो मोटापा। एक होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो अपनी इन धमनियों में जम जाता है, प्रवाह को, रक्त के प्रवाह में दिक्कत करता है, यानी बहने को रोकता है, तो वो एक कारण होता है। एक जैसे अपन बोल सकते हैं टेंशन, अगर कोई ज़्यादा ही चिंता करता है, अगर चिंता करेगा तो उसके हार्मोन्स में गड़बड़ होगी, और थायरोक्सिन हो चाहे एड्रेनलिन हो, जो अपन ग्रंथियों में इनको देखेंगे भी, तो वो जब तालमेल बिगड़ता है उसका कारण भी क्या रहता है, हृदयाघात। तो ये सब मोटे मोटे कारण हैं 3 से 4, जिनके कारण कौन सी संभावना या हार्ट फेल जो अपन ये स्ट्रक्चर देखते हैं इसमें गड़बड़ होती है, और इसमें गड़बड़ होते ही सारे सिस्टम खराब हो जाते हैं, और खराब होते ही व्यक्ति की लास्ट में क्या हो जाती है, फिर ये अपना नॉर्मल हृदय से संबंधित जो इसकी बेसिक जानकारी आपके एग्जाम की दृष्टि से आ जाती है वो कंप्लीट होती है। अब इसके आगे का पॉइंट अपन समझते हैं वाहिनियाँ। दूसरा अपन पॉइंट देखते हैं वाहिनियाँ। वाहिनियों को अपन सीधा सीधा बोले वहन करने वाली, यानी ले जाने वाली, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब शरीर से हृदय तक या हृदय से विभिन्न भागों तक, वो कौन होती है, वाहिनियाँ। 2 भागों में बांटते हैं अपन इनको। एक तो पहली भाग है कौन सा, धमनी, और दूसरा सिरा। वाहिनियाँ अपन मनुष्य शरीर में 2 देखते हैं, धमनी और सिरा। सीधा सीधा बोले कि जो शुद्ध रक्त का मतलब कौन सा, O2 युक्त, वो तो किसमें बहेगा, धमनी में। और अशुद्ध रक्त यानी जिसमें कौन सी गैस, CO2 वगैरह, तो वो कौन सी, इस सिरा में, अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त। अब देखो सीधा सीधा, अब अपने अशुद्ध रक्त का मतलब जैसे अपन ऑक्सीजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाना है, पहुंचाने के लिए कौन सी वाहिनी काम में आएगी, धमनी। तो सीधा सीधा कहें हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने वाली, क्योंकि विभिन्न भागों को शुद्ध रक्त ही चाहिए, ऑक्सीजन ही, तो वो कौन सी होगी, धमनी। और जब कोई कोशिका विभिन्न प्रकार के कार्य करती है तो कौन सी गैस बनेगी, CO2, और वो रक्त में डाल देती है, और वहां से विभिन्न भागों से कौन सी गैस को, CO2 युक्त को, जो रक्त लाती है वापस, वो कौन सी होती है, सिरा। इनमें बेसिक डिफरेंसेस है, वो 2 से 4 अपन मेन देखते हैं। एक तो ये शुद्ध रक्त ले जाने, यानी सीधा सीधा रक्त को हृदय से ले जाने वाली, कहाँ पर, शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में, वो कौन होगी, धमनी। और शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक लाने वाली वो कौन होती है, सिरा। ले जाने वाली धमनी और लाने वाली सिरा। दूसरा मेन अंतर अपन इधर देखते हैं, धमनी और सिरा। एक तो देखो अपन नॉर्मल देखते हैं कि धमनी का रंग लाल होता है, जिसे अपन बोलते हैं ब्लड का रंग लाल। तो धमनी का रंग हमेशा कैसा होता है, लाल। कौन सी गैस, वही है हीमोग्लोबिन, वो अपन अभी रक्त में और देख लेंगे आगे कि ये लाल। और इसका होता है हरा नीला। जैसे आप अपने यहाँ देखो तो अपने हाथों में यहाँ पर हरी नीली लाइन सी दिखाई देने लग जाती है। जो हरी नीली लाइन दिखाई देती है वो होती क्या है, सिरा। और उनका काम क्या होता है, विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुँचाना।
ठीक है। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, कपाट नहीं पाए जाते। कपाट का मतलब जैसे अपन हृदय की आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसमें कपाट को बोल सकते हैं वाल्व। कई बार आपने सुना होगा कि वाल्व, हृदय के वाल्व, हार्ट के वाल्व खराब हो गई, अब हार्ट बाईपास सर्जरी होती है तो वो सर्जरी इन्हीं कपाटों की होती है और वो कपाट हमेशा इसमें पाए जाते हैं। किसमें? शिरा में। शिरा में क्या पाए जाते हैं? कपाट। तो उन्हीं बाईपास सर्जरी या जो वाल्व या जो छल्ले अपन बोलते हैं, जो चेंज करते हैं ऑपरेशन के द्वारा, वो यही कपाट होते हैं जिनके द्वारा विभिन्न एक जैसे बोल सकते हैं भाग से दूसरे भाग में रक्त को आने जाने से रोकने के लिए तो ये चीज रहती है। या शुद्ध अशुद्ध रक्त मिक्स नहीं हो जाए तो भी क्या होते हैं? वो कपाट। और इन्हीं कपाटों का ज्यादातर ऑपरेशन जिन्हें अपन छल्ले बोलते हैं वो ये। नेक्स्ट अंतर कि इसमें धमनी में दाब अधिक होता है। रक्त का दाब किसमें अधिक होता है? धमनी में। क्यों? हृदय से डायरेक्ट रक्त एकदम निकलेगा तो दाब अधिक होगा, जबकि शिरा में दाब क्या होता है? कम। और दाब अधिक होगा तो सीधा सीधा है, अगर दाब अधिक सहन करने के लिए जो इसकी भित्ति होती है, भित्ति का मतलब जो इसकी दीवारें, वो क्या होती है? मोटी। तो धमनी की भित्ति या दीवार क्या होगी? मोटी। और इधर दाब कम है तो मोटी दीवार की जरूरत नहीं, तो दीवार या जो भित्ति होती है वो क्या होती है? तो सीधा सीधा 3 से 4 जो अंतर है मेन कई बार आ जाता है। शुद्ध रक्त धमनी में, अशुद्ध इसमें। एक बार रिपीट कर लेते हैं। रक्त को हृदय से ले जाने का काम धमनी का और विभिन्न भागों से हृदय में लाने का काम शिरा का। धमनी का रंग कैसा होता है? लाल, जबकि शिरा का हरा नीला। कपाट नहीं पाए जाते धमनी में, इसमें पाए जाते हैं। धमनी में दाब अधिक होता है जबकि इसमें कम होता है। इसकी दीवारें मोटी और शिरा की पतली। और एक कि जो धमनी होती है वो आंतरिक भाग में होती है, आंतरिक भाग में, जबकि शिरा को अपन नॉर्मल अपने हाथ वगैरह इनमें देख सकते हैं, हरी नीली लाइन है, तो वो अपनी जो शरीर में ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर। ये मेन डिफरेंस हो गए। जो अपना दूसरा पॉइंट था वाहिनियां, जिसमें धमनी और शिरा अपन ने देख लिए। अपन ने 2 पॉइंट पढ़ लिए, हृदय, वाहिनियां। और तीसरा और मेन भाग है जो आपके कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट आता है, कौन सा? रक्त। रक्त की अपन बेसिक जानकारी देखें तो एक स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा, स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है उसके भार का, जैसे उसके हिसाब से 5 लीटर लगभग। ब्लड कितना पाया जाता है एक स्वस्थ मनुष्य में? 5 लीटर। और ऐसे ही अपन देखते हैं, जैसे आपने देखे होंगे माध्यम होते हैं, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, उदासीन, ऐसे जिसको अपन पीएच से डोनेट करते हैं। तो जो रक्त की पीएच आती है, रक्त की पीएच होती कितनी है? 7.4। ये ध्यान रखना है, कई बार आता है कि पीएच का मान, और 7.4 और नॉर्मल आपको ध्यान है 7 से ऊपर जाते ही कौन सा माध्यम आ जाता है? कौन सा? क्षारीय। तो कौन सा? हल्का क्षारीय माध्यम, हल्का क्षारीय माध्यम, वो क्या होता है? रक्त की पीएच। और आपको देखना, कई बार आपने सुना होगा कि जो खून, कई बार अपन देसी भाषा में बोल देते हैं खून खारा होना, मीठा होना, ये कुछ नहीं होता। ये सारा खेल इस पीएच का ही है। अगर किसी के शरीर में ये तो एवरेज है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर इससे ज्यादा होता है तो अपन कई बार बोलते हैं खून खारा है, अगर इससे कम हो रहा है तो अपन मीठा। तो लेकिन जैसे कई बार कोई अपन को बिच्छू या कोई भी ऐसे डंक मार जाता है, अगर उनके शरीर जो डंक में होता है वो कौन सा होते हैं? उनके डंक में अम्ल, ठीक है। और अपना जो खून अगर इससे ज्यादा है, इसका मतलब क्षार। अगर किसी का इसके 7.4 से ज्यादा है और उसको किसी भी जहरीले नॉर्मल इन जानवरों ने काटा तो आप ये चीज हो जाती है। और इस चीज को आपने पढ़ा होगा, एक क्रिया होती है उदासीन,
उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर उदासीन यानी एक दूसरे के प्रभाव को खत्म। तो ऐसे व्यक्तियों को न तो ज्यादा काटने पर इनके दर्द होता है, न ही जलन वगैरह कुछ होती है, वो नॉर्मल रहते हैं। वो सारा खेल इस पीएच का ही है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अपन को ध्यान रखने हैं। और ऐसे ही अपन जैसे देखते हैं रक्त के भाग। रक्त क्या होता है? रक्त में 2 चीजें आती हैं, एक तो प्लाज्मा और एक कणिकाएं। कणिकाएं अपन इनको बोलते हैं कार्ब। और मेन जो अपन ज्यादातर अपन भाग देखते हैं वो इन कणिकाओं का ही देखते हैं। तो अपन इससे आगे अपन थोड़ा सा डिस्कस किसके बारे में करेंगे? कणिकाओं के बारे में। 2 भाग देखिए, प्लाज्मा और कणिका। ठीक है, कणिकाओं का अपन देखें, जैसे 100% अगर रक्त है तो उसमें से 55% तो क्या होता है? प्लाज्मा, और 45% क्या होती है? कणिकाएं। तो अपन जो जैसे अपन ज्यादातर आपने सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सब किसके अंतर्गत आती है? कणिकाएं। और बाकी इस प्लाज्मा में जो लिक्विड, इन कणिकाओं को हटा दें और बाकी जो भाग बचता है वो सारा रक्त में क्या आता है? प्लाज्मा। तो अपन डिटेल से थोड़ा सा पढ़ते हैं इस कणिकाओं के बारे में। ठीक है, जैसे रक्त में से अगर प्लाज्मा को हटा दें तो कणिकाएं बचती है, या कणिकाओं को हटा दे तो बाकी बचता है वो पदार्थ क्या होता है? प्लाज्मा। तो कणिकाओं को अपन मेन 3 भागों में बांटते हैं, जो आपने कई बार नाम सुने इसके। पहला कौन सा आता है? आरबीसी, आरबीसी। दूसरा WBC, और तीसरा प्लेट। थोड़ा थोड़ा देखते हैं इनके बारे में अलग से अलग अलग। तो 3 कणिकाएं रहती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और आपके कंपटीशन एग्जाम में इनमें से पर्सन आता है नॉर्मल किसी भी प्रकार से, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम जो कैसा भी आए पर्सन तो आपका गलत नहीं रहेगा। पहला पढ़ते हैं अपन RBC। आरबीसी को हिंदी में अपन क्या बोल देते हैं? आर का मतलब तो लाल, बी का मतलब रक्त, लाल रक्त, और सी का मतलब कणिकाएं यानी कार्पल्स। तो आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिकाएं। और इनको एक नाम और देते हैं रक्ताणु, रक्ताणु आरबीसी। ऐसे अपन इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इनको, इरिथ्रोसाइट, लेकिन आपके वो ये नॉर्मल आरबीसी से रिलेटेड नाम ही आता है। आरबीसी क्या होती है? आर का मतलब लाल, और अपन सीधा सीधा पता चल गया कि भाई रक्त का लाल रंग होता है वो इस आरबीसी के कारण ही होता है। आरबीसी का मतलब इसमें एक वर्णक पाया जाता है अपने शरीर में, कौन सा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण अपना जो रक्त होता है वो कैसा दिखाई देता है? लाल। हीमोग्लोबिन वर्णक, ये भी ध्यान रखना, कई बार आ जाता है मनुष्य में का लाल रक्त होता है वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा अपन देखें स्वस्थ मनुष्य में, मनुष्य का मतलब पुरुष और महिला, जिसे नॉर्मल अपन मानते हैं वो 12.5 भी आ जाता है, 12 से 15.5 इसके बीच में रहती है। अगर मात्रा इनके बीच में, आप कई बार देखते भी हैं, अगर आप खून चेक करवाने जाते हैं ब्लड टेस्ट, तो आप वहाँ यही सुनेंगे मेरे अंदर 12 पॉइंट खून है, 13 पॉइंट खून है, 9 पॉइंट। वो पॉइंट का मतलब यही है। अगर स्वस्थ मनुष्य, अगर उनके आसपास है दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये अगर 10 से कम जा रहा है तो उसको नुकसान होता है। उसको आप डॉक्टर कहेंगे भाई खून की कमी है, और खून की कमी को अपन एनीमिया कह देते हैं, वो चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज इसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा के अकॉर्डिंग। हीमोग्लोबिन या अपन बोले खून, रक्त की कमी, रक्त की कमी या हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB लिख सकते हैं, HB4 लिख सकते हैं, की कमी से जो रोग होता है उस रोग को अपन बोलते हैं एनीमिया। अपन सीधा सीधा एनीमिया ना बोलकर कई बार बोलते हैं इसमें किसकी कमी है? खून की कमी। तो खून की कमी होना हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है? एनीमिया। ठीक है, तो नॉर्मल रक्त की कमी हो चाहे हीमोग्लोबिन, अपन जाते हैं डॉक्टर यही चीज चेक करते हैं कि सबसे पहले अगर खून पूरा है, ब्लड कंप्लीट है, तो पहले स्टेज कंप्लीट हो जाए, दिक्कत नहीं आती ज़्यादा, वरना पहला यही होता है कि वो इसी की पूर्ति करवाता है। ठीक है,
और अब अपन देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का जो जीवन काल का मतलब आरबीसी कितने समय तक जीवित रहती है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन यानी सीधा कि आरबीसी अगर बन गई, बनने के बाद में अपना काम 120 दिन तक करेगी। चाहे आपने सुना होगा ब्लड डोनेट, रक्तदान। अगर आप रक्तदान करते हो तो या नहीं करते, कई लोग सोचते हैं भाई खून की कमी आ जाएगी या ये हो जाएगा, वो सब भ्रांतियां हैं। रक्तदान नहीं करोगे तो अपने आप 120 दिन में खत्म होंगी। अगर आप कर देते हो तो शरीर को जल्दी नई कोशिका या कार्पल्स मिलेगी, तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो ये चीज। और आरबीसी बनती कहाँ है? जो आरबीसी अपने शरीर में आरबीसी बन कहाँ पर? जो अपन बोलते हैं अस्थि मज्जा, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? बोन मैरो। तो सीधा मतलब आरबीसी का निर्माण अपने शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। लेकिन जो गर्भस्थ शिशु या नवजात शिशु के टाइम वो बनती कहाँ पे है? उस टाइम गर्भस्थ या नवजात, उसमें आरबीसी कहाँ बनती है? उस दौरान वो होती है प्लीहा, जिसे अपन लिम्फ भी कहते हैं। लेकिन वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण अपन जो लेकिन आपके प्रश्न आता है वो यही है, इससे रहता है अस्थि मज्जा। अब थोड़ा बहुत अपन देखिए अस्थि मज्जा होती क्या है, जिसे अपन बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा के जैसे अपनी हड्डियां हैं, हड्डियां बीच में से खोखली, जैसे कोई भी हड्डी है, समझो ये अपनी हड्डी है, ये बीच में से भरी हुई नहीं है, बीच में से खोखली है। और इसमें जो लिक्विड भरा है ना, उस लिक्विड को अपन क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। और इसी लिक्विड में क्या किसका निर्माण होता है? बोन या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब बनती कहाँ है? अस्थि मज्जा में। अब सीधा बोले आरबीसी की संख्या। आरबीसी की संख्या एक स्वस्थ मनुष्य में, मनुष्य का मतलब पुरुष और महिला अलग अलग होती है। पुरुष में तो होती है 52 लाख प्रति घन mm, और महिलाओं में कितनी मानते हैं? 47 लाख प्रति घन mm। तो दोनों में अलग अलग, वयस्क पुरुष में 52 लाख और महिलाओं में 47 लाख प्रति घन mm। और जब आरबीसी का जीवन काल कंप्लीट यानी 120 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो आरबीसी नष्ट कहाँ होती है? जिसे अपन बोलते हैं यकृत। तो सीधा बोले यकृत को आरबीसी का क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का मतलब यहाँ पर ये चीज नष्ट हो जाती है। ठीक है। और एक चीज और आ जाती है, जो मनुष्य की आरबीसी की क्या आकृति कैसी होती है? उभयावतल, उभय प्लस अवतल, यह आकृति किसकी होती है? इसकी। और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं होता। तो 3-4 बातें हैं, ये संख्या, आकृति उभयावतल, और इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आते हैं डब्ल्यूबीसी पर। आरबीसी कंप्लीट होने के बाद में डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य है क्या? रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना। तो रोगाणु से सुरक्षा, जो भी अपने शरीर में प्रतिरोधक क्षमता है वो सब किसके कारण है? डब्ल्यूबीसी के कारण। तो एक तो ये रोगाणु, और इनका निर्माण भी कहाँ होता है? निर्माण वहीं जहां आरबीसी का होता है, कहाँ पर? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। ठीक है। और इनकी जैसे अपन बोल सकते हैं जीवन काल, जैसे आरबीसी का जीवन काल था 120 दिन, जीवन काल इनका रहता है 5 से 7 दिन, या सीधा बोले लगभग कितने सप्ताह है? 1 सप्ताह। तो ज्यादा नहीं होता, कम में रहता है। और आरबीसी की संख्या कितनी थी? वहां तो 52 लाख या 47 लाख पुरुष और महिलाओं में, जबकि यहां पर संख्या कितनी आती है? 7,000 प्रति घन mm।
यानी संख्या कम है, वहाँ लाखों में थी, यहाँ सिर्फ 1000 है। और उनका काम तो जैसे रक्त O2 CO2 लाने ले जाने का, और इनका काम रोगाणुओं से सुरक्षा यानी प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का। और इसमें अपन देखते हैं कि इसके 2 भाग आ जाते हैं। WBC के अपन देखें कि अलग अलग, इनमें एक चीज है कि कणिकाएं पाई जाती हैं। 2 भाग उसी के आधार पर होते हैं, कणिकाएं या सीधा सीधा बोले केंद्रक पाए जाते हैं। जबकि RBC में केंद्रक नहीं होता, तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। ये इसका मेन जो इम्पोर्टेंट भाग है किसका, WBC का। प्लेट्स, जो तीसरे प्रकार की कणिकाएं होती हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें अपन बोल सकते हैं बिंबाणु अणु या थ्रोम्बोसाइट। और इनका काम अपन जानते हैं नॉर्मली कि जैसे अपने शरीर में कोई चोट लगती है तो कोई भी ऊतक वगैरह टूटते तो सीधा सीधा क्या बहने लगता है, रक्त बहने लगता है। और रक्त बहेगा तो लगभग 5 से 7 मिनट के बाद अपने रक्त का क्या बन जाता है, थक्का, यानी रक्त बहना रुक जाता है। और वो थक्का बनाने का काम इन्हीं प्लेटलेट्स का होता है। किनका, प्लेटलेट्स का। जो मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन mm मानते, 3 लाख प्रति घन mm। और इनका भी वही निर्माण कहाँ पे, अस्थि मज्जा, बोन मेरो कहते हैं जिसे, अस्थि मज्जा, ठीक है। और इनका जीवन काल WBC की तरह ही जीवन काल इनका भी कितना रहता है, लगभग 1 सप्ताह। इसका वही है, मेन बात ये ध्यान रखना है, रक्त का थक्का बनाने का काम प्लेटलेट्स का रहता है, जो ये रहता है। और अपन बोल सकते हैं कि भाई, और एक रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन आता है वो कौन सा आता है, विटामिन के, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। और कणिकाएं आएगी, वो कौन सी आएगी, प्लेटलेट्स। तो इस प्रकार अपन ने रक्त परिसंचरण के विभिन्न भाग और उनके जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो नॉर्मल कार्य हैं, वो चीज़ अपन ने इनकी डिस्कस की है।